नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेसी और सरसाई के बारे में। हमारे रिकवरी मेजर्स आपको पता है, सरफेसी डीआरटी लोक अदालत और सरसाई पोर्टल है जहाँ पे हमको सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपना रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम सरफेसी और सरसाई के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो प्री प्रमोशन के एस्पिरेंट्स के लिए, जीआईबी के एस्पिरेंट्स के लिए और सीआईबी के एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सरफेसी एक्ट 2002। देखिए, सबसे पहले तो आप सरफेसी की फुल फॉर्म देखें। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसको हम शॉर्ट में सरफेसी एक्ट 2002 बोलते हैं। Empowers bank and financial institutions to recover its dues through enforcement of security interest without the intervention of court and tribunal। देखो, कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। इसके लिए सरफेसी एक्ट बनाया गया है। बैंकों को एम्पावर करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करता है कि वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर सकते हैं बोरोवर के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। सैलिएंट फीचर्स देखिए, क्या क्या सरफेसी में कवर होगा। एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ये हम बात कर चुके हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल का इंटरफियरेंस है डीआरटी का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे है। फुल प्रोटेक्शन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी बैंक को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके ऑफिसर्स को, मैनेजर्स को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा अगर गुड फेथ में एक्शन लिया गया है तो। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी अदर लॉ, कोई दूसरा लॉ इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा जब सरफेसी लागू है। टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन दिस रिगार्ड ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर ओवर द ड्यूज ऑफ अदर क्रेडिटर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट का ड्यूज है तो वो उसको भी सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बैंक को मिलेगी, यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलेगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। कौन ऑथराइज है सरफेसी में एक्शन लेने के लिए। चीफ मैनेजर एंड एबव, स्केल 4 एंड एबव, या कोई भी बंदा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है वो इसमें एक्शन लेगा। इससे नीचे की रैंक के ऑफिसर्स को अलाउ नहीं है। अब देखिए, बिफोर फाइलिंग सरफेसी एक्शन इट नीड टू बी एंश्योर्ड दैट, सरफेसी एक्शन फाइल करने से पहले बैंक ऑफिसर्स को खास तौर पे ये बात ध्यान रखनी है कि अकाउंट का जो एनपीए स्टेटस है वो आरबीआई के हिसाब से एनपीए डिक्लेयर हुआ होना चाहिए। कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज मोर देन 1 लाख होना चाहिए, मोर देन 1 लाख। 1 लाख रुपए तक का ड्यूज है तो उस पर सरफेसी नहीं लगेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज का मतलब क्या है बताता हूं आपको। आउटस्टैंडिंग ड्यूज एज ऑन द डेट ऑफ एनपीए एंड द कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज आर कैलकुलेटेड करेक्टली। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज का मतलब क्या हुआ, आपने एक पार्टी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, अभी जब आप सरफेसी लगा रहे हैं तो उसकी तरफ 6 लाख रुपए आपका आउटस्टैंडिंग निकल रहा है, तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज। क्लियर है। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर, वैलिड एंड एनफोर्सेबल, ये आपको इंश्योर करना है। एक्शन टू बी इनिशिएटेड विद इन द लिमिटेशन पीरियड, यानी डॉक्यूमेंट आपके टाइम बार्ड नहीं होने चाहिए, तभी आप एक्शन ले सकते हो सरफेसी में, अदरवाइज नहीं ले सकते। अब आगे चलते हैं। सरफेसी एक्शन कैन नॉट बी टेकन, अब कहाँ सरफेसी नहीं लगेगा। अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज अप टू ₹1 1 लाख रुपए तक अगर लोन है तो उस पर सरफेसी नहीं लगता है। एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी नहीं लगता है। एनी केस इन विच द अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, माना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है आपका 20 लाख रुपए, तो इसका 20% कितना हुआ, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए से लेस देन 4 लाख अगर पैसा बचा है, इसका मतलब क्यों नहीं लगेगा इस पे, इसलिए नहीं लगेगा कि 20 लाख के लोन में जिस बंदे ने 16 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट आपको पे कर दिया, इसका मतलब उसका इरादा तो नेक है। कोई परिस्थितियां उसके सामने ऐसी हो सकती हैं कि वो बचा हुआ पैसा नहीं भर पा रहा है, तो यहां भी नहीं लगेगा। अनपेड सेलर अंडर सेक्शन 47 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, जहां अनपेड सेलर है यानी कि उसका पैसा ही नहीं दिया है उसने, तो ना तो बैंक का राइट बनता है गुड्स पे और ना ही बोरोवर का राइट बनता है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर एयरक्राफ्ट, शिप और वेसल्स, इस पे भी नहीं लगेगा। एनी प्रॉपर्टी नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट अंडर सीपीसी 1908 एक्ट के सेक्शन 60 में, ये इस पे भी नहीं लगेगा। जैसे आर्टिशन के टूल्स है ना, जो आर्टिजन है उसके टूल पे नहीं लगेगा। पर्सनल बिलोंगिंग लाइक वियरिंग अपैरेल, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, स्टाइपेंड, ग्रेचुटीज, वेज और ऑफ लेबर, इन सब पे नहीं लगेगा। ये सीपीसी में इसको प्रोविडेड किया गया है। चलिए, तो ये आइटम है जहाँ पे आपका सरफेसी नहीं लगेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं सरफेसी का पहला चरण।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोरोवर को नोटिस देते हैं। वो नोटिस का पीरियड है 60 डेज का। ये सेक्शन 13(2) में कवर होता है, 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ठीक है, अब देखो नोटिस सर्व करना है आपको। डिमांड नोटिस शुड बी सेंट टू द बोरोवर, ईच ऑफ द पार्टनर, डायरेक्टर, गारंटर, टू द प्लेस वेयर बोरोवर और एजेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड, रेसिडेंस पे या जहाँ बिजनेस करता है वहाँ पे। ठीक है, ये नोटिस आपको भेजना है। इन द इवेंट ऑफ एनी पर्सन इज डिसीज्ड, अगर कोई किसी की डेथ हो गई है तो उसके लीगल ईयर्स को ये नोटिस जाएगा। ठीक है, तो 13(2) के नोटिस को पहले क्लियर कर लें। 13(2) में हम 60 डेज का नोटिस बोरोवर को इशू करते हैं। अब आगे चलते हैं। सर्विस ऑफ नोटिस मे बी बाई एनी ऑफ द मोड। अब कैसे भेजना है नोटिस? सबसे पहला तो सबसे बढ़िया तरीका हैंड डिलीवरी दे दी आपने और एक्नॉलेज करा लिया उससे। दूसरा रजिस्टर्ड एडी से भेज दिया, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो रजिस्टर्ड एडी से भेज दिया। ये भी पॉसिबल नहीं है तो कुरियर से भेज दिया, परंतु प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेना है उसका। और चौथा जो मोड है वो प्रीफरेबल नहीं है, फैक्स से भेज दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेज दिया, परंतु इसका कंफर्मेशन आपको रखना होगा। ठीक है, जो प्रीफर्ड मोड है वो ABC, ये तीनों मोड हैं, या तो हैंड डिलीवरी से या रजिस्टर्ड एडी से या प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ कुरियर से आपको देना होगा। सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस इंडिविजुअली टू बोरोवर को भी जाएगा, गारंटर को भी जाएगा, मॉर्टगेजर को, तीनों को नोटिस जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ या बोरोवर ने लेने से मना कर दिया, गारंटर ने लेने से मना कर दिया, वो अवॉइड कर रहे हैं इस नोटिस को, उस केस में आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, इस नोटिस को एफिक्स करना है on the outdoor door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or agent ordinarily reside। उसके रेसिडेंस पे लगाना है इसको या उसके बिजनेस पे। ठीक है, या मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे इसको नोटिस को आपको एफिक्स करना है। और दूसरा 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कराना है। ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटिस अगर सर्व नहीं होता है, अनडिलीवर्ड होता है या बोरोवर, गारंटर या मॉर्गेजर अवॉइड करता है नोटिस लेने से, उस केस में आपको ये काम करना है। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर में देना है और उसके घर के बाहर या उसके बिजनेस ऑफिस के बाहर या प्रॉपर्टी के बाहर इसको एफिक्स करना है। अब देखिए इसका प्रूफ आपको रखना जरूरी है। जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट आएगा या ये जो आपने नोटिस एफिक्स किया उसका फोटो आपने जो खींचा या वीडियोग्राफी की, ये प्रूफ आपको रखना जरूरी है। ये काम आएगा आपको DRT के केस में। कई बार बोरोवर क्या करता है, आपने जो एक्शन लिया है, आप जो पोजीशन लोगे उसके बाद वो DRT में चला जाता है, उसको चैलेंज करता है। ठीक है ना, तो इस ट्रिब्यूनल को अथॉरिटी है इस केस में, DRT को अथॉरिटी है, तो उस केस में ये एक्नॉलेजमेंट, प्रूफ ऑफ सर्विस, पेपर पब्लिकेशन शुड बी केयरफुली प्रिजर्व्ड इन रिकॉर्ड along with the copies of the demand notice issued to that bank so that bank can produce the proof of SARFAESI measures are challenged before the court on later date। जो मैंने बताया DRT में अगर उसने ये किया है तो a separate file shall be maintained at the branch level for each SARFAESI proceeding account wise। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑब्जेक्शन। अब देखिए आपने 13(2) में जो नोटिस इशू किया, या तो बोरोवर ने या गारंटर ने या मॉर्टगेजर ने इस पे रिप्रेजेंटेशन दिया या ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब ये नोटिस आपने गलत भेजा है, या इस नोटिस में जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है दैट इज़ नॉट करेक्ट, या आपने जो मेरा एड्रेस है वो ठीक नहीं है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट गलत है या कॉन्टेक्चुअल अमाउंट गलत है, कोई भी रीजन देके वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये आता है आपका 13(3)A में। ये सेक्शन कवर होता है 13(3)A, वेयर बोरोवर और गारंटर और मॉर्टगेजर रिप्रेजेंट द और द गारंटर मेक ए ऑब्जेक्शन और मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द नोटिस ऑफ 13(2)। अब बैंकर को क्या करना है, बैंकर को करना है विदिन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस इसका रिप्लाई भेजना है। ठीक है, बैंक रिप्लाई विदिन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी। रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन शैल नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन द बोरोवर टू प्रीफर एन एप्लीकेशन टू DRT। ठीक है, ये तो बात सिंपल है। तो 13(3)A में जो उसने नोटिस भेजा है उसके अगेंस्ट में रिप्लाई करना है। जो नोटिस मिला है उसके 15 दिन के अंदर बैंक को टाइम है उसमें रिप्लाई करना है। अब देखिए, बार ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस। 13(2) का नोटिस मिल गया बोरोवर को, तो वो अपनी गुड्स को किसी को बेच नहीं सकता, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है, इन दैट केस बैंक कैन इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द बोरोवर, सेक्शन 29 ऑफ सरफेसी एक्ट। ये सेक्शन 29 भी आपको याद रखना है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, आपने 13(2) का नोटिस इशू कर दिया, माना 13(3)A में ऑब्जेक्शन आया तो आपने रिप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है पोजीशन। अब पोजीशन लेने के लिए सेक्शन है आपका 13(4). 60 डेज के बाद आपको पोजीशन लेना है। टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, ठीक है। अपॉइंट एनी पर्सन और मैनेजर एज मैनेजर टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट, जो माना मूवेबल्स को आपने लिया है तो उसके लिए किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा ना। इन केस ऑफ जॉइंट फाइनेंसिंग, जैसे कंसोर्शियम एडवांस है, नो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द अबव मेजर्स अनलेस द सिक्योर्ड क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 60% ऑफ वैल्यू इन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। देखिए इसका मतलब क्या है, देखो कंसोर्शियम के केस में 60% बाई वैल्यू सिक्योर्ड क्रेडिटर को एग्री होना होगा, तभी आप पोजीशन ले सकते हैं, तभी आप नोटिस भेज सकते हैं। देखो A प्लस B प्लस C, ये 3 बैंकें हैं जिन्होंने 100 करोड़ का फाइनेंस किया है। A का हिस्सा है 50 करोड़, B का हिस्सा है 20 करोड़ और C का हिस्सा है 30 करोड़। अभी देखिए, ये बैंक अकेला नोटिस नहीं दे सकता, ये दोनों बैंक मिलकर भी नोटिस नहीं दे सकते, क्योंकि बाई वैल्यू ये 50% होते हैं। तो इनमें से A को या B को, 2 को मिलना पड़ेगा, A को या C को मिलना पड़ेगा। B और C मिलकर नहीं दे सकते क्योंकि 60% से कम है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो भी तीसरे की कंसेंट की फिर जरूरत नहीं है, तो ये नोटिस दे सकते हैं और पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलेंगे आफ्टर 60 डेज। अब आपने 60 दिन के बाद में पोजीशन ले लिया। पोजीशन लेने के टाइम में क्या होगा, देखो मूवेबल एसेट्स का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक मूवेबल एसेट्स का सवाल है, मूवेबल एसेट्स में आपको क्या करना है, पंचनामा हैज़ टू बी ड्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस हु शुड काउंटर साइन द सेम। पंचनामा तैयार करना है मूवेबल एसेट्स का, ठीक है। इसके बाद ऑथराइज ऑफिसर हैज़ टू कॉज एन इन्वेंट्री प्रिपेयर, इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी एंड डिलीवर कॉपी ऑफ सब सच इन्वेंट्री टू बोरोवर और एजेंट, ठीक है। नोटिस टू बी इशूड टू द बोरोवर एनक्लोजिंग कॉपी ऑफ द इन्वेंट्री एंड पंचनामा, इसको नोटिस इशू करना है कि भाई हमने पोजीशन ले लिया है। कीप द मूवेबल एसेट्स टेकन पोजीशन आइदर इन ओन कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन, या तो खुद की कस्टडी में रखेंगे या जिसको अपॉइंट किया उसकी में। इफ मूवेबल एसेट्स आर सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके, कोई ऐसी है जैसे मेडिसिन हैं, ठीक है, जो एक्सपायर हो जाएंगी, या कोई ऐसी चीज़ें जो डिके हो जाती है समय के साथ में। इफ द एक्सपेंसेस फॉर कीपिंग सच प्रॉपर्टी कस्टडी लाइकली टू एक्सीड इट्स वैल्यू, द ऑथराइज ऑफिसर में सेल इट। ऐसी गुड्स को आप इमीडिएट सेल कर सकते हैं अगर वो खराब होने की स्थिति में, या उसकी वैल्यू नहीं बचती है, या उसको प्रिजर्व करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। ये तो बात थी मूवेबल की। अब बात करते हैं इमूवेबल की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमूवेबल का जैसे ही आपने 13(4) में पोजीशन लिया, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, 7 दिन के अंदर पेपर पब्लिकेशन देना है। ये 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में देना है, एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसी को अपॉइंट करना है। इंश्योर द एसेट, एंटायर पोजीशन प्रोसेस की फोटोग्राफी करनी है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये 7 डेज और 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में देना है इमूवेबल के केस में, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। अब देखिए, कई बार क्या होता है, ये 13(4) का जो नोटिस 13(4) में जो आपने पोजीशन लिया है, उसके अगेंस्ट में बोरोवर चला जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। तो उस केस में बैंक को क्या करना है, बैंक को सेफर साइड में क्या करना है, कैविएट फाइल करना है। कैविएट का मतलब क्या है, आपने अड़ंगा लगा दिया उसमें। इट इज़ टू, देखो कैविएट की वैलिडिटी है 90 दिन की। आपने पोजीशन लेने के टाइम में कैविएट फाइल कर दिया। अब कैविएट फाइल करने से फ़ायदा क्या होगा, बोरोवर ने माना डीआरटी में इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, तो इसको एक्सपार्टी नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ दिया है, इफ लीगल एक्शन बाय बोरोवर गारंटर मॉर्टगेजर इज एंटिसिपेटेड अगेंस्ट बैंक एक्शन अंडर सेक्शन 13(4), इट इज सजेस्टेड दैट वी वे फाइल कैविएट एप्लीकेशन बिफोर डीआरटी, डीआरएटी और हाई कोर्ट। कहीं भी जा सकते हैं हम, डीआरटी में, डीआरएटी में, हाई कोर्ट, सो एज टू प्रिवेंट एनी एक्स पार्टी अगेंस्ट बैंक। यानी कि जो कोर्ट ऑर्डर देगा उसमें बैंक को सुनना पड़ेगा, उससे रीजन मांगना पड़ेगा, उसके बाद ही कोर्ट उस पर डिसीजन दे सकता है। अभी जो कैविएट है उसकी वैलिडिटी होती है 90 दिन। चाहें तो 90 दिन के बाद एक दूसरा, इस 90 दिन खत्म होने से पहले एक दूसरा कैविएट भी फाइल कर सकते हैं, ताकि ये कंटिन्यूएशन में बना रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी कैविएट की। अब देखिए 13(4) में जो आपने नोटिस दिया है उस पर आपको पोजीशन लेना है। अगर शांति से पोजीशन हो जाता है, बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं, देखिए 2 तरह से पोजीशन होता है। एक तो है आपका सिंबॉलिक।
सिंबॉलिक, और दूसरा है आपका फिजिकल पोजीशन, फिजिकल। अब देखिए दोनों किस केस में होता है। अगर बोरोवर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने आसानी से पोजीशन ले लिया, अपना ताला लगा दिया, तो ये फिजिकल पोजीशन कहलाएगा। और अगर बोरोवर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आपका जो पोजीशन है वो सिंबॉलिक पोजीशन कहलाएगा। अगर बोरोवर ऑब्जेक्शन कर रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन आपने लिया है, तो आपको क्या करना है, सेक्शन 13(4) के अंतर्गत चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगानी है और उससे पुलिस प्रोटेक्शन मांगना है, ताकि आप उसका फिजिकल पोजीशन ले सकें। इसके लिए इनको टाइम मिलता है। देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको, ये स्लाइड को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम काफ़ी जाएगा इसमें। इनको टाइम है 30 डेज का, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 60 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए प्रैक्टिकली चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। हम यहाँ लॉ की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉ के हिसाब से ही रिप्लाई देना है, इसलिए प्रैक्टिस में क्या चलता है उसको अभी एक साइड में रखेंगे। हम सिर्फ लॉ पे चलेंगे। तो 30 दिन का टाइम मिलता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसको मैक्सिमम 60 डेज तक वो कर सकते हैं। 60 डेज के अंदर अंदर उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझो आपको CMM, CJM या DM ने पुलिस प्रोटेक्शन भी दे दिया, आपने फिजिकल पोजीशन ले लिया, इसका आपका फिजिकल पोजीशन हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अप्रूव्ड वैल्यूअर बुला के जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन करानी है और उसके बाद रिजर्व प्राइस फिक्स करनी है। 2 काम करने हैं सेल करने से पहले, क्योंकि फिजिकल पोजीशन लेने के बाद आपको प्रॉपर्टी को सेल करना होगा। मूवेबल्स को तो आपने निपटारा कर दिया, उनको तो सेल कर दिया एक तरह से, ठीक है ना, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। अब जो दोनों एसेट्स हैं आपके पास, मूवेबल या इमूवेबल, इनको सेल कैसे करना है। देखो इमूवेबल का वैल्यूएशन कराना है और उसकी रिजर्व प्राइस फिक्स करनी है। अब आगे देखते हैं सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, सिक्योर्ड एसेट में 2 एसेट आएंगी आपकी, एक है मूवेबल और दूसरी है इमूवेबल। पहले मूवेबल पे देखेंगे। देखो पहले तो सेल पे देखेंगे। एज पर सरफेसी एक्ट द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज परमिटेड टू पुट फॉर सेल द सिक्योर्ड एसेट, दोनों मूवेबल और इमूवेबल को, टेक इन पोजीशन ऑफ, है ना, एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स बाई ऑब्टेनिंग कोटेशन फ्रॉम द पर्सन डीलिंग इन द सिमिलर एसेट इमूवेबल के केस में। ठीक है, बाई इन्वाइटिंग टेंडर फ्रॉम पब्लिक, जो इमूवेबल में करते हैं, बाई होल्डिंग पब्लिक ऑक्शन, ये भी कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रीटी से भी हम सेल कर सकते हैं। परंतु ऑल सेल ऑक्शन नोटिस अंडर सरफेसी एक्ट शैल बी अपलोडेड ऑन ई विक्रय पोर्टल एंड बैंक वेबसाइट, दोनों जगह, फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 30 डेज बिफोर सेल। 30 दिन का यहाँ पे पोर्टल पे आपको डालना है सेल करने से पहले। ठीक है, अब देखिए मूवेबल एसेट्स की सेल करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ऑथराइज ऑफिसर, AO मतलब ऑथराइज ऑफिसर, जो स्केल 4 एंड अबव है, मे सेल द मूवेबल प्रॉपर्टी बाई एडॉप्टिंग एनी ऑफ द अबव मेथड। बोरोवर इज सर्व्ड ए नोटिस ऑफ 30 डेज। देखो 30 दिन का क्लियर नोटिस देना है बोरोवर को सेल करने से पहले। पब्लिक नोटिस ऑफ सेल इज पब्लिश्ड इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर, वही एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ये भी काम करना है। अभी इसको देखिए, देयर शुड बी ए क्लियर 30 डेज बिटवीन द नोटिस ऑफ सेल एंड इन द नोटिस ऑफ सेल इन न्यूज़पेपर एंड एक्चुअल सेल। जो आप सेल करेंगे एक्चुअल में और पेपर जो पब्लिकेशन दिया है उसमें कम से कम 30 दिन का गैप होना है। ये 30 क्लियर डेज होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये 30 दिन का टाइम है, ये फर्स्ट सेल के लिए, पहली बार कर रहे हैं, पहली बार में माना ये नहीं बिका, तो सेकंड सेल जब करेंगे तो ये टाइम घट के 15 दिन रह जाएगा। तो देखिए जब हम मूवेबल्स को सेल कर रहे हैं तो 30 दिन का क्लियर नोटिस देना है हमको। अगर फर्स्ट टाइम में सेल नहीं होती है तो ये नोटिस का पीरियड 15 डेज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम घर की या फैक्ट्री की बात करते हैं, यहाँ ऑथराइज ऑफिसर को क्या करना है, यहाँ भी 30 दिन का नोटिस देना है। ठीक है, क्लियर नोटिस ऑफ 30 डेज, पब्लिक नोटिस देना है 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, ये काम करना है। एफिक्सेशन ऑफ सेल नोटिस ऑन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल करने का जो नोटिस है उसकी प्रॉपर्टी पे भी एफिक्स करना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ आते हैं, अब ये सेल प्रोसीड शुरू हो गई आपकी। If the sale of is successful, authorized officer has to confirm the sale in favor of the purchaser। माना मिस्टर ए या मैं कह दूं अमित, इन्होंने इसको परचेज कर लिया।
हु हैज ऑफर्ड द हाईएस्ट सेल प्राइस सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द बैंक। इनकी जो सेल प्राइस है रिजर्व प्राइस से ज़्यादा है और हाईएस्ट ऑफर प्राइस है इनकी। तो इनको क्या करना होगा, 25% पैसा इमीडिएट डिपॉजिट करना होगा। माना ये जो इमूल प्रॉपर्टी है 40 लाख रुपए में इनको अमित कुमार को सेल हुई है, तो इनको 10 लाख रुपया तो इमीडिएट जमा करना पड़ेगा और रेस्ट 30 लाख जो है उसके लिए इनको 15 दिन का टाइम मिलेगा, जिसे बैंक चाहे तो एक्सटेंड करके 3 महीने कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता है यूजुअली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। 15 दिन का टाइम मिलता है, तो 10 लाख इमीडिएट और 30 लाख उसको 15 दिन में, अगर 40 लाख में बिकी है, यानी 25% उसको इमीडिएट और 75% पैसा अगले 15 दिन में इसको जमा करना होगा, जो सक्सेसफुल बिडर है उसको। ठीक है, अब देखिए जब कंफर्मेशन हो गया सेल का, तो ऑथराइज ऑफिसर हैज़ टू इशू ए सेल सर्टिफिकेट ऑफ द इमूल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द परचेजर। ये जो अमित थे परचेजर, इनके फेवर में इन्होंने सेल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। द सेल सर्टिफिकेट इशूड शुड क्लियरली मेंशन वेदर द परचेजर हैज परचेज द एसेट फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंस नोन टू द बैंक और नॉट। यहाँ डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि ये जो एसेट है वो फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सब्सिक्वेंट सेल। अब देखिए जैसे हमने मूवेबल में बताया था, माना फर्स्ट सेल रखी आपने, आपकी रिजर्व प्राइस थी 40 लाख रुपए और कोई भी बिड आपको 40 लाख रुपए या उससे ऊपर की नहीं मिली, आपको बिड मिली समझो लेस देन 40 लाख की। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बिड तो आपकी, ये सेल तो पहली वाली तो कैंसिल हो गई, अब आपको सेकंड टाइम इसको ऑक्शन में जाना पड़ेगा। फर्स्ट सेल फेल हो गई तो यहाँ भी 15 दिन का नोटिस दें, जो पहले 30 दिन का क्लियर नोटिस था, फर्स्ट सेल में 30 डेज का क्लियर नोटिस था बोरोवर को, सेकंड सेल में 15 डेज का क्लियर नोटिस जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अच्छी बात है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है या बैंक जो है उसको भी राइट है सेल में पार्टिसिपेट करने का, परंतु ये राइट उसको कब मिलता है, जब रिजर्व प्राइस जो है आपकी उससे कम की बिड्स आ रही हैं। माना आपने प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस रखी है 15 करोड़ रुपए और कोई भी बिड आपके पास 15 करोड़ या उससे ज़्यादा की नहीं आ रही है, तो ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है इसको राइट मिलेगा कि इस बिड में पार्टिसिपेट कर सके, पर यहाँ कंडीशंस हैं। देखिए, इफ द बिड रिसीव्ड इज लेस देन द रिजर्व प्राइस फिक्स्ड, एनी सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल्ड has been postponed, any officer of the bank can bid on behalf of the bank if specifically authorized by the bank for the immovable property at any subsequent sale. If bank acquire the immovable property in such sale, it has to dispose of the asset within a period of 7 years. बैंक मैक्सिमम 7 साल तक इसको अपने पास रख सकता है, 7 साल के अंदर अंदर इसको सेल करना पड़ेगा फर्दर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9 ऑफ BR एक्ट। ये सेक्शन 9 ऑफ BR एक्ट में 7 साल का इनको टाइम दिया हुआ है। अगर रिजर्व प्राइस या उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है तो बैंक खुद परचेज कर सकती है सेक्शन 9 ऑफ BR एक्ट में, परंतु 7 साल तक अपने पास रख सकती है, 7 साल से ज़्यादा भी रख सकती है अगर खुद यूज करती है तो। नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज, अगर ओन यूज के लिए रख रही है तो आप हमेशा के लिए रख लें, और अगर आपको फर्दर सेल करना है तो 7 साल के अंदर अंदर आपको सेल करना होगा इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि समझो बोरोवर की तरफ है आपका आउटस्टैंडिंग ज़्यादा। देखिए यहाँ चलते हैं, बोरोवर की तरफ था आपका आउटस्टैंडिंग 52 लाख, आपको सेल प्राइस में मिला 45 लाख, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 7 लाख का उसका क्या होगा, उसके लिए आपको सिविल सूट फाइल करना है, राइट टू रिकवर द बैलेंस। बैंक में फाइल एन एप्लीकेशन टू DRT और द competent court as the case may be for recovery of the balance amount from the borrower. However, please note that suit is required to be filed during the validity period of document. ऐसा नहीं लिमिटेशन खत्म हो गया, टाइम बाद डॉक्यूमेंट हो गए, आप केस फाइल नहीं कर सकते, आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही केस फाइल करना पड़ेगा बचे हुए पैसे के लिए। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि बोरोवर जो आपने पोजीशन लिया था उसके अगेंस्ट में DRT में चला गया, ये 13(4) में जो आपने पोजीशन लिया था उसके अगेंस्ट में बोरोवर चला गया DRT में, तो DRT में बोरोवर को जाने के लिए टाइम मिलता है कितना, 45 डेज का। ठीक है, परंतु इसका हमने रास्ता निकाला, बैंक ने कैविएट फाइल कर दिया, तो यहाँ बैंक को फायदा मिल जाएगा, एक्स पार्टी नहीं कर सकती कोर्ट इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए DRT के अगेंस्ट में माना DRT में अपील करनी है, बैंक
DRT में चला गया, उसने कैविएट फाइल कर दी। अब बोरोवर कहता है मैं DRAT में जाऊंगा इसके अगेंस्ट में, तो यहाँ टाइम मिलेगा उसको 30 डेज का। DRT में जाने के लिए उसको टाइम है 45 डेज का, और DRAT में जाने के लिए उसको टाइम है 30 डेज का। यहाँ बैंक भी जा सकता है और यहाँ बोरोवर भी जा सकता है। बैंक जाएगा तो उसको कुछ नहीं देना है, कुछ भी जमा नहीं करना है, परंतु अगर बोरोवर जाएगा तो उसको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 50% उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा DRAT के साथ में, जिसे DRAT चाहे तो घटा के 25% कर सकती है। ठीक है, टू बी अमाउंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम क्लेम बाय द बैंक और डिटरमाइंड बाय द DRT विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यहाँ इसको 50% जमा करना पड़ेगा, जिसे घटा के 25% भी DRAT कर सकती है। ये यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आपका सरफेसी का। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिन जिन पे डिस्कस किया, 13.2 डिमांड नोटिस इशू किया आपने 60 डेज का। 13.4 में आफ्टर 60 डेज आपने पोजीशन ले लिया। 13.3A में बोरोवर ने ऑब्जेक्शन किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसका 15 दिन में जवाब देना है बैंक को। इसके बाद सेक्शन 14, अगर आपको फिजिकल पोजीशन नहीं मिल रहा है तो CMM, CGM या DM का इसमें असिस्टेंस ले सकते हैं। सेक्शन 15 में टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट की बात कही गई है, और सेक्शन 17 अलाउ करता है ऑक्यूपेंट टेनेंट लेसी कैन क्लेम देयर राइट अगेंस्ट द बैंक। देखिए, एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, एक फैक्ट्री है जिसमें टेनेंट बैठा है, तो टेनेंट अपना राइट क्लेम कर सकता है कि भैया मैंने किराए पे लिए, 5 साल के लिए पकड़ी दी है इसकी, तो आप इसका पोजीशन नहीं ले सकते। ये सेक्शन 17(1) में दिया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 17(1) जो है ऑक्यूपेंट जो है, टेनेंट है, लेसी है, इसको राइट देता है अपील करने का। ठीक है, तो यह हमारा ये सरफेसी कंप्लीट कवर हो रहा है। अब हम बात करेंगे आगे के सेक्शन में सरसाई के बारे में। नाउ वी कम टू सरसाई। देखिए, सरसाई की फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर सेक्शन 20 ऑफ सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सरसाई की। ये एस्टैब्लिश हुई 31/3/2011 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? वाज फॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड चेक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन लेंडिंग ट्रांजेक्शन अगेंस्ट इक्विटी मॉर्गेज। देखो, सरसाई में क्यों रजिस्टर करते हैं? सरसाई में इसलिए रजिस्टर करते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी पे 2 या 3 लेंडर, ए बैंक ने भी कर दिया, बी ने भी कर दिया, सी ने भी कर दिया, ऐसा फाइनेंस ना हो जाए। ये फ्रॉड्स को रोकने के लिए जो बैंक सबसे पहले सरसाई में इसका इंटरेस्ट अपना क्रिएट कर देगा, उसका प्रायोरिटी इस पे रहेगी। टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली करना है। पहले 30 डेज का टाइम होता था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे ही आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया, जैसे ही आपने अपना सिक्योरिटी पे चार्ज लगाया, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, एज पर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, particulars of every transaction of securitization, asset reconstruction or creation of security in India has to be filed with the Sarsai registry. Similarly, whatever there is a change in the terms and condition or extent of operation, any security interest, such modification is has to be registered. कोई भी modification है, कुछ भी है, तो वो भी रजिस्टर करना पड़ेगा। No secured creditor is entitled to exercise the right of enforcement of security unless the security interest created in its favor has been registered with the Sarsai. देखिए, अगर सरसाई में आपका चार्ज क्रिएट नहीं है तो आप बोरोवर से रिकवर नहीं कर सकते, आपको कोई भी राइट नहीं मिलेगा। सरफेसी में भी आपको राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, क्या क्या रजिस्टर्ड करना है। ट्रांजेक्शन अंडर सरफेसी एक्ट और चार्जेज ऑन मूवेबल हाइपोथिकेशन, यानी इमूवेबल हो गया मॉर्गेज में, ये मूवेबल हो गया, और असाइनमेंट वगैरह भी कोई LIC पॉलिसी के अगेंस्ट में या किसी दूसरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, वो भी चार्ज आपको सरसाई में रजिस्टर करना है। तो ये बात थी हमारी सरसाई के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सरफेसी पे डिटेल में चर्चा की और सरसाई पे डिटेल में चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री प्रमोशन है, चाहे वो GIB है, और चाहे आप CIB का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कहीं भी आपको वीडियो समझने में दिक्कत होती है तो पॉज करके, रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। Thank you very much friends for watching this video.